तो देखो, पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन कैसे करा, नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, नेमिंग कैसे हुई। दो टाइप के वो पढ़े थे हमने, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। फर्स्ट नेम जीनस बताता था, सेकंड नेम स्पीशीज़ बताता था। दोनों लैटिन में होना चाहिए। आप अगर हैंड रिटन लिख रहे हो तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब आगे देखें। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। यानी कि क्योंकि हम पूरे ऑर्गेनिज्म तो नहीं पढ़ सकते, ये इम्पॉसिबल है, तो इसे थोड़ा बहुत मुमकिन बनाने के लिए कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। इस प्रोसेस को हमने बोला है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासीफाई कर देना। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। यानी क्लासिफिकेशन क्या है कि हम कुछ कैटेगरीज में चीज़ों को ग्रुप कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम इजीली उनको पहचान पाएँ उनके इजी कैरेक्टर से। फॉर एग्जांपल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स। अब जैसे ये दो मेन ग्रुप होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अब हमें कोई भी जानवर दिखता है तो हम उसे एनिमल के ग्रुप में रखते हैं, प्लांट दिखता है तो हम प्लांट के ग्रुप में रखते हैं, क्योंकि हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता है कि हाँ, इसमें पत्ती होती है तो ये पौधा होगा, और ये चल रहा है, इसके पास पैर है तो ये जानवर है। ठीक, तो ये दो के बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं। या डॉग्स देखें, हम कैट्स देखें, इंसेक्ट्स देखें, तो हमने सबको डिवाइड कर रखा है। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. यानी कि जैसे ही हम कुछ टर्म कहते हैं तो हमें उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक ध्यान आने लग जाती है। जैसे कि आपको कोई बोले व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग, तो हमारे दिमाग में हमेशा डॉग की इमेज बनेगी, कैट की नहीं बनेगी, क्योंकि हमको पता है डॉग कैसा दिखता है। तो ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट। नाउ इफ वी वर टू थिंक अल्सेशियन, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। Similarly, suppose we were to say mammals, would you of course think of animals with external hairs and body hair? Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in our mind will be wheat plant, not of rice plant. तो ऐसे अगर हर तरीके का एग्जाम्पल दे, जैसे कोई हमें बोले wheat यानी गेहूँ, तो हमें गेहूँ की फसल याद आ जाएगी, चावल की नहीं आएगी। ऐसे ही हर चीज़ को हम हमारे दिमाग में सोच लेते हैं। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animal are convenient category we use to study organism। तो हमने इसे कैटेगरी में क्यों करा? क्योंकि अगर हम इसे कैटेगरी में नहीं करते तो हम सबको अलग अलग नाम से बुलाते। जैसे एक कोई डॉग निकलता तो उसको हमने डॉग बोल दिया, फिर उसका कुछ और नाम सोचना पड़ता, फिर तीसरा कुत्ता आता तो उसको कुछ और नाम। इसलिए हमने कन्वीनियंटली उन सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया कि ये सब डॉग्स होते हैं। फिर आप अपने हिसाब से उनका नाम रखना चाहो तो आप रख सकते हो। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। यानी इन कैटेगरीज को हम बोलते हैं टैक्सा। हियर वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। यानी टैक्सा जो होता है वो बहुत अलग अलग लेवल पे रहता है। जैसे प्लांट्स भी टैक्सा बनाते हैं, वीट भी एक टैक्सा है, एनिमल, मैमल, डॉग सब टैक्सा है। पर हम जानते हैं डॉग क्या है, एक मैमल है, और मैमल क्या है कि एक जानवर है। तो इसकी मेन कैटेगरी तो एनिमल हो गई, क्योंकि डॉग होता तो एनिमल ही है। पर हाँ, एक तरीके से देखें तो डॉग भी एक कैटेगरी है, मैमल भी एक कैटेगरी है, और एनिमल भी एक कैटेगरी है। Hence, based on characteristics of all living organism can be classified into different taxa। और इस हिसाब से सबके कैरेक्टर देखते हुए हम सबको डिवाइड कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। इसे हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यानी हम एक्सटर्नली कैसे दिखते हैं बाहर से, हमारे इंटरनल क्या है, हमारा अंदर सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी। तो उसके अलावा हमारे इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, जो भी चीज़ एसेंशियल है वो सब इसमें हम पढ़ते हैं। हेंस कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। यानी कैरेक्टराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं हम, और उसको नाम दे देते हैं। ये सब मिलाकर टेक्सोनॉमी के बेसिस होते हैं। Taxonomics not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find source of their basic need for food, clothing and shelter. Hence, the Aztec classification were based on the uses of various organism. तो ये कोई नया नहीं है। हम इसके पहले भी जब ह्यूमन बींग्स थे, यानी मान लो जब हम आदिवासी हुआ करते थे, तब से अभी तक हमको ये ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिज्म को जान पाएँ, ये इच्छा रहती है। तो हम हमारे नीड के हिसाब से करते हैं। जैसे आदिवासियों को सबसे ज़्यादा खाने और कपड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। कपड़े भी कैसे, पेड़ की छाल से पहन लेते थे वो, खाना सिंपल खा लेते थे। तो क्लासिफिकेशन उस समय से शुरू हो गया था। ह्यूमन बीइंग्स सिंस नॉट लॉन्ग
Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities but also relationship among them. तो हम बहुत लंबे टाइम से जानवर कैसे रहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आपस में कैसे रहते हैं, ये सब के बारे में जानना चाहते हैं. तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स. इसे हम सिस्टमैटिक बोलते हैं. सिस्टमैटिक लैटिन वर्ड से डिलीवर्ड है. सिस्टमा बोलते हैं, मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को एक अरेंजमेंट में जमा देना. लिनियस यूज सिस्टम नेचुरा एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, यानी लिनस ने जो पब्लिकेशन निकाला उसका नाम था सिस्टमा नेचुरा. द स्कोप ऑफ सिस्टमिक्स वर लेटर एनलार्ज टू इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. सिस्टमिक टेकन इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. तो अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे आइडेंटिफिकेशन और ये सब हुआ. Taxonomic categories. Classification is not single step process but involved hierarchy of steps. यानी सिंगल स्टेप्स नहीं है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं और हर स्टेप यानी एक कैटेगरी को बताती है, डिनोट करती है. सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या टेक्सोनॉमिक हायरार्ची. ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट क्लासिफिकेशन. अ रैंक इज रिफर टू एज टैक्सॉन. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. जैसे कि insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pair of jointed leg. यानी insect की हम बात करें तो ये कीड़ों का एक ग्रुप होता है. इनके पास jointed pair होता है leg का, 3 pairs of jointed leg होते हैं इनके पास. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. इसका मतलब ये हुआ कि हम insects को पहचानते हैं और इसलिए हमने उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. Can you name such other group of organism? Remember, groups represent category. Category denotes rank. Each rank in fact represents a unit of classification. These groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. यानी हमारे बायोलॉजिकल चीज़ें भी डिनोट करती हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली नहीं करती हैं. Taxonomic studies of all known organism had led to the development of common categories. अब कुछ common categories बन गई हैं जैसे kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. All organism including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. यानी सबसे lowest category होती है species की, कौन सी species के हो. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. यानी आप कैसे हम organism को अलग अलग category में रखेंगे. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. तो सबसे basic है कि आपको उसके characters पता होना चाहिए कि ये दिखता कैसा है, कैसे function करता है. This helps in identifying similarities and dissimilarities among individuals of same kind of organism as well as other kind of organism. तो इससे क्या होता है, हमें उसके जैसे जानवर मिल जाते हैं और जो कुछ डिसिमिलैरिटीज़ रहती हैं यानी जो अलग अलग हैं वो भी पता चल जाते हैं. तो सबसे पहले आता है स्पीशीज़. स्पीशीज़ क्या है? टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज स्पीशीज़. यानी कि एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जिसमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती है जिन्हें हम स्पीशीज़ बोल देते हैं. जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका यानी मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो और पैंथेरा लियो लॉयन. ये 3 नाम हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो. ये अलग अलग स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. जबकि जो पहला वर्ड है मैग्नीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये अलग अलग जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं. ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैव मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी. जैसे कि फॉर एग्जांपल पैंथेरा यानी पैंथर जो होता है हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस. सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्राम एंड मेलॉन्जेना. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीशीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन जीनस होमो. यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस कहलाता है. फिर आता है जीनस. जीनस कंप्राइजेज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज. अब तुम थोड़ा ऊपर उठेंगे तो जीनस में और थोड़े कैरेक्टर्स होते हैं जो कॉमन होते हैं. We can say that genera are aggregated to close related species. For example, potato and brinjal are 2 different species but both belong to the genus Solanum. जैसे पोटैटो यानी आलू और ब्रिंजल यानी बैंगन हो गया, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ की है लेकिन एक ही जीनस की है. अब ऐसे अगर हम देखें लॉयन, शेर, लेपर्ड और टाइगर, तो ये सब एक ही जैसे फीचर वाले हैं, सब वहीं रहते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं ऑलमोस्ट. स्पीशीज और जीनस इनका पैंथेरा है. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट. तो कैट के जीनस को हम फेलिस बोलते हैं.
द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी फैमिली में ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, यानी इसमें और कम सिमिलैरिटीज होंगी. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स. अमंग प्लांट्स 3 डिफरेंट जेनेरा होते हैं, सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा. इन सब की एक ही फैमिली होती है, सोलेनेसी. ठीक है. अमंग एनिमल्स जीनस पैंथेरा हो गई, जिसमें लॉयन, टाइगर, लेपर्ड सब आ जाते हैं. विद जीनस फेलिस इन द कैट, फेलिडी, यानी कैट की जो फैमिली होती है उसे हम फेलिडी बोलते हैं. तो कुछ सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल. तो अगर हम कुत्ते और बिल्ली को देखें तो हमको कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी थोड़ी बहुत, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल मिलती जुलती नहीं होंगी. तो इन्हें हमने 2 फैमिली में रखा है, फेलिडी यानी कैट की फैमिली और कैनिडी यानी डॉग की फैमिली. ठीक. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters. यानी हमने देखा है कि ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, जैसे स्पीशीज़ हो गई या जीनस हो गई, फैमिलीज़ हो गई, ये कुछ सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, उनके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. यानी कि हम इन्हें कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे ऑर्डर करते हैं कि कितने कैरेक्टर्स इनमें सेम हैं. ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, यानी ऑर्डर ज़्यादा बड़ा कैटेगरी है, इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर. सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडिंग अ फैमिली, यानी उसके बाद फैमिली आता है जिसमें और कम सिमिलैरिटीज़ होती हैं. प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स. यानी अगर हम देखें तो जो प्लांट की फैमिलीज है, इसे आप अंडरलाइन करना, कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, इन्हें हम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखते हैं क्योंकि इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स सेम होते हैं. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा का जो ऑर्डर है उसमें हम आती है फैमिली फेलिडी और कैनिडी. फिर आती है क्लास. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी इसमें जो रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, जुड़े हुए ऑर्डर्स, वो रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज़ प्लेस इन क्लास मैमेलिया, यानी कि इसमें प्राइमेट ऑर्डर होता है जिसमें मंकी, गोरिल्ला और गिबन आते हैं. इज़ प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, यानी कौन सी क्लास में आती है, मैमेलिया में. अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग, इसमें आते हैं टाइगर, कैट, डॉग टाइप के एनिमल्स, इसको ऑर्डर कार्निवोरा में लेते हैं हम. फिर क्लास मैमेलिया में और भी दूसरे ऑर्डर्स आते हैं. फिर है फाइलम. Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. यानी classes जैसे मान लो मछली हो गई, amphibians हो गए, reptiles, birds, ये सब अगली कैटेगरी बनाते हैं जिसको हम फाइलम बोलते हैं. ये कॉमन फीचर्स पे बेस्ड होता है, जैसे कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इनका न्यूरल सिस्टम हॉलो होता है, यानी अंदर कुछ भी नहीं होता उसमें, और ये फाइलम कॉर्डेटा में इनते हैं. अब देखें इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. यानी कि आप और ऊपर चलेंगे तो क्लासेस जिनमें और कम कैरेक्टर सिमिलर होते हैं आगे चल के डिविजन्स बना लेती हैं. फिर आता है किंगडम. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमलिया में आ जाते हैं, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है ये. और जितने भी प्लांट्स हैं किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन. और जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं वो सब एट लास्ट किंगडम प्लांटे में आ जाते हैं. henceforth we will refer to these two groups as animals and plant kingdoms. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species. तो ये जो साइड में दी हुई है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये असेंडिंग है यहाँ से. स्पीशीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होती है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती जाती हैं कॉमन होने. इनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement. यानी इनके बीच में और भी सब कैटेगरीज बना दी गई हैं. Look at the hierarchy 1.1. Can you recall the basis of arrangement
एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, यानी जैसे कि हम स्पीशीज़ से किंगडम तक बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का जो नंबर है वो कम होता जाता है, इट डिक्रीजेस। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर, यानी जितना नीचे का होगा जैसे स्पीशीज़ उसमें इतने ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलर होंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट सेम लेवल, यानी जैसे जैसे कैटेगरी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक कम होते जाएंगे और हमको डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको देखना। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, जो दिक्कत है क्लासिफिकेशन की वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये कुछ कॉमन कैटेगरीज यहाँ बताई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद करना है, स्पेशली इनके बायोलॉजिकल नेम्स। होमोसेपियंस मैन को बोलते हैं, इसमें हमने देखा था पहले कि जीनस होमो हो जाएगा और सेपियंस स्पीशीज़ हो जाएंगे। फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेट, क्लासेस मैमेलिया, डिवीजन कॉर्डेट। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का मसीडी, डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा एनाकार्डिएसी, सैपेंडेल्स, डाइकोटिलेडोन एंड एंजियोस्पर्म। वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकॉट, फाइलम एंजियोस्पर्म। टैक्सोनॉमिकल एड्स पर आते हैं अब। Taxonomical studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general knowing our bioresources and their diversities। यानी जो स्टडीज़ है ये हमें एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री या इंडस्ट्री और कुछ हमारी डाइवर्सिटी को जानने के काम में आती है। These studies would require correct classification and identification of organism, यानी इसके लिए हमें करेक्ट क्लासीफाई करना ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। The collection of actual species of plants and animal species is essential and is prime source of taxonomic study, यानी plants और animal के सही और actual specimen हमारे पास हो, ये बहुत important है, essential है। These are also fundamental to study and essential for training in systematics, यानी ये उस पढ़ाई में fundamental है अगर कोई करना चाहता है ये चीज़ तो। It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen, यानी उसके बारे में जानकारी और उसका specimen हम इकट्ठा कर लेते हैं। In some cases the specimen is preserved for future studies, यानी उसे फ्यूचर में पढ़ने के लिए आप प्रिजर्व भी कर सकते हो। Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as specimen, यानी जो बायोलॉजिस्ट हैं उनने कुछ प्रोसीजर या तरीके से निकाले हैं जिससे ये स्पेसिमेन और इन्फॉर्मेशन दोनों हम स्टोर भी कर सकें और इसे प्रिजर्व भी कर सकें फ्यूचर के लिए। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू यू हेल्प अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दिस एज, तो अब इनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। हर्बेरियम है पहला। Herbarium is storehouse of collected plants, specimen that are dried, preserved and press on sheets, यानी herbarium plants का collection या store house होता है जहाँ पे हम specimen इकट्ठा करते हैं जो सूखा लेते हैं, सुखाते हैं, उसको प्रेस करके किसी शीट के अंदर प्रिजर्व करके रख देते हैं। Further, these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification, यानी इसे classification के अकॉर्डिंग जमा दिया जाता है। ये इसके फोटो दिया हुआ है रूम का, जैसे ये फाइल्स हैं, शीट्स रखी हुई हैं ये, और इसे ऑर्डर के साथ जमा देते हैं हम। दी स्पेसिमेन अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शंस ऑन हर्बेरियम शीट्स, यानी स्पेसिमेन इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन होता है, ये स्टोर हाउस में रख दिया जाता है फ्यूचर के यूज़ के लिए। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। हर्बेरियम की शीट में हमें एक लेबल मिलता है जिसमें डेट और प्लेस लिखी होती है कि कहाँ से कलेक्ट करा गया ये स्पेसिमेन सैम्पल, कब कलेक्ट करा गया है, इसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बोटैनिकल नेम क्या है, 3 टाइप के नेम्स, फैमिली कौन सी है, किसने कलेक्ट करा है उसका भी नाम। तो हर्बेरिया ऑल्सो सर्व्स एज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज़, यानी अगर किसी को फटाफट किसी प्लांट के बारे में देखना है तो वो यहाँ से देख सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर आते हैं बोटैनिकल गार्डन्स।
दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स आर कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, ठीक है, तो इनमें कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स का रेफरेंस के लिए। प्लांट स्पीशीज़ इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, यानी जो प्लांट की स्पीशीज़ होती हैं इन गार्डन्स में उन्हें हम आइडेंटिफिकेशन के पर्पस से उगाते हैं, और हर प्लांट की लेबलिंग में उसका बोटानिकल या साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली होता है। कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन्स हैं जैसे क्यू इंग्लैंड में, फिर इंडियन बोटानिकल गार्डन्स हैं हावड़ा इंडिया में, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ इंडिया में। म्यूज़ियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। यूजुअली हम देखें बायोलॉजिकल म्यूजियम जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट्स में होते हैं जो पढ़ाई के होते हैं, जैसे स्कूल्स या कॉलेजेस। म्यूजियम्स में कलेक्शन किसका होता है? प्रिजर्व प्लांट्स का और एनिमल्स के स्पेसिमेन का, जिससे पढ़ सके रेफरेंस के लिए। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, इन्हें छोटे छोटे जार्स में आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशन में जो इन्हें सड़ने नहीं देते हैं ओवर टाइम। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन, ड्राई के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इंसेक्ट्स को कैसे करते हैं? इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में कलेक्टिंग के बाद, मारने के बाद पिनिंग कर दी जाती है, पिन से अटैच कर देते हैं। कुछ लार्ज एनिमल्स अगर होते हैं तो उन्हें स्टफ़ कर दिया जाता है किसी फिलिंग से और प्रिजर्व कर दिया जाता है। म्यूज़ियम में कभी कभी स्केलेटन भी प्रिजर्व करे जाते हैं एनिमल्स की, ढांचा जो होता है हमारा वो। अब जूलॉजिकल पार्क्स, these are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits, यानी हमारे केयर में हम वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं जिससे हमें उनके बारे में और उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में पता चलता है। जो हम कॉमनली जू विजिट करते हैं, चिड़ियाघर, ये वो है। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि उनको वैसा का वैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाता है जैसा उन्हें अपने नेचुरल जगह में मिलता है जहाँ तक पॉसिबल हो। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉज जूज, इन्हें कॉमनली जू कहा जाता है और बच्चों को यहाँ जाना बहुत पसंद होता है। ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं एनिमल्स की जू में। फिर है की इज़ अनादर टेक्सोनॉमिकल एड, इसे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं प्लांट्स और एनिमल के। इसे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर हम कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को साथ में रखते हैं जिन्हें कपलेट बोला जाता है। इट रिप्रेजेंट चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, यानी दो ऑप्शंस साथ में रखे जाते हैं, एक जिसमें सिमिलैरिटीज़ होती है, एक जिसमें डिसिमिलैरिटीज़ होती है, दोनों को हम कपलेट बोलते हैं। चॉइस दिखती है इससे दो अपोजिट ऑप्शन की। इससे एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर होता है। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज़ कॉल्ड अ लीड, यानी हर स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, ये सब लिख दिया जाता है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, या एनालिटिकल नेचर की होती है। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, ये कुछ अदर रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस हैं, फाइल्स या बुक्स टाइप के, ये भी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ द गिवन एरिया। फ्लोरा में प्लांट्स का, उसके आसपास के एरिया के सारे प्लांट्स की जानकारी होती है। दे प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़ फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, यानी हर एरिया का अपना एक फ्लोरा होता है जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन होती है आसपास के सारे प्लांट्स की। मैनुअल एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी टाइप की स्पीशीज़ हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखे जाते हैं। और मोनोग्राफ में किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है।